हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन 2 पार्ट नंबर 2। इसके पहले पार्ट 1 यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर चैप्टर्स वाइज चैप्टर, हर एक चैप्टर को कवर किया जा रहा है। आपको पूरी वीडियो, केमिस्ट्री की हर एक पार्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप लोग चैनल को लाइक करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए। अगर जो फ्रेंड्स वीडियो देखा करें, वीडियो में कमेंट भी किया करें। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 2 दूसरा पार्ट है। इसमें देखिए हमको आज क्या पढ़ाई करना है। कल मैं आपको पढ़ाया था आयनन, विद्युत अपघटय के विषय में, कि विद्युत अपघटय वे पदार्थ होते हैं जो किसी जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं, उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। आज हमको उसी के आगे अध्ययन करना है। तो आज हमारा हेडिंग क्या होगा, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। फ्रेंड्स देखिए, हमको क्रम से पढ़ाई करना है। आज हमको पढ़ना है आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। आयनन का मतलब कि मैं आपसे बताया था, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जैसे जल में डालते हैं तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है। और H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में मतलब टूटने की प्रक्रिया को ही कहते हैं आयनन। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला नंबर हमको पढ़ना है, नंबर पहला, विद्युत अपघटय की प्रकृति पर। विद्युत अपघटय की प्रकृति पर देखिए, पढ़ना है हमको विद्युत अपघटय की प्रकृति में। हमको क्या पढ़ना है, वे विद्युत अपघटय, या फिर हम कहेंगे वे पदार्थ जिनको किसी विलायक में डालने पर, उसके आयनन का वेग व मात्रा अधिक होती है, उसे प्रबल विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई पदार्थ है और उस पदार्थ को हम किसी विलायक का मतलब होता है जैसे कि जल, मतलब कि जैसे हम किसी पदार्थ को जैसे जल में डालते हैं तो उसके जो आयनन की जो मात्रा है ना, वो बहुत जल्दी से मतलब बहुत कम टाइम में, उसको कहते हैं आयनन का वेग। और मात्रा का मतलब कि अधिक मात्रा में वो टूट जाता है, उसे कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। जैसे कि हमारे पास जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमारे पास नमक है। नमक का जैसे मान लेते हैं कि हम 100 अणु लेते हैं, और 100 अणु को हम नमक के 100 अणु को अगर हम जल में डालते हैं
तो नमक के 100 अणु में से 80 अणु, कम से कम 80 अणु, अगर वो जल्दी से जल्दी अगर टूट जाता है ना, कम समय में टूट जाता है, तो इसका मतलब कि नमक एक अच्छा विद्युत अपघटय है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक पदार्थ है, उसको हम जल में डालते हैं, तो जैसे जल में डालने पर 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा बाद कम से कम कितना टूटता है, 30-40 अणु टूटते हैं, तो उसको कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। तो पहला फैक्टर हमारा यही था। उसके बाद हमको पढ़ना है, एक नोट पॉइंट में लिखते हैं। नोट देखिए, नोट पॉइंट में क्या है कि विद्युत अपघटय देखिए कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघटय के प्रकार देखोगे तो विद्युत अपघटय मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार के। पहला नंबर होता है प्रबल विद्युत अपघटय, प्रबल विद्युत अपघटय, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटय, दुर्बल विद्युत अपघटय। देखोगे तो प्रबल विद्युत अपघटय क्या होते हैं, जैसे कि अम्ल, जैसे नंबर ए है, जैसे कि अम्ल, सॉरी, जैसे मैं लिखता हूं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। देखिए जैसे प्रबल अम्ल में जैसे क्या हो गया, जैसे कि HCl, एक ये प्रबल अम्ल है। जैसे कि हमारे पास हो गया H2SO4, और जैसे कि हमारे पास हो गया HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ये ऐसे अम्ल हैं, अगर आप इनको जल में डालोगे ना, तो बहुत जल्दी से, बहुत ज्यादा संख्या में ये क्या हो गए, आयनों में टूट जाएंगे। इसलिए जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, उसे कहते हैं अच्छा, उसको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। जैसे हमारे पास जैसे दूसरा क्या एग्जांपल, जैसे नंबर बी पर जैसे लिखा है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, जैसे प्रबल क्षार में जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर जल में डालोगे तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आयन हमको देगा, तो इसलिए ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघटय है। उसके बाद नंबर सी पर आता है, नंबर सी पर होता है सभी लवण, सभी लवण। देखिए जितने भी लवण होते हैं ना, वो सभी प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल का मतलब हो गया जैसे NaCl, हमारे पास जैसे नमक है, तो नमक एक प्रबल विद्युत अपघटय होगा। उसके बाद विद्युत अपघटन देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दुर्बल विद्युत अपघटन। दुर्बल मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए दुर्बल विद्युत अपघटन क्या होते हैं, जैसे नंबर ए में होता है जैसे दुर्बल क्षार, सॉरी दुर्बल अम्ल, जैसे कि दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में जैसे हमको जैसे पता है CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, सिरका, इसको हम सिरका कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, इसका अणुसूत्र होता है CH3COOH। अगर हम इसको जल में डालते हैं तो बहुत धीरे धीरे ये आयन देता है हमको, इसलिए हम कहते हैं कि अगर मान लो किसी भी जल में अगर आप एसिटिक एसिड डालोगे तो वह एक दुर्बल विद्युत अपघटय होगा। जैसे कि नंबर बी पर होता है, जैसे कि नंबर बी है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, जैसे दुर्बल क्षार में जैसे हो गया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। तो इस तरह से आपको पहला फैक्टर समझ में आया होगा कि आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर पहला फैक्टर है हमारा विद्युत अपघटय की प्रकृति, कि वो कितना अच्छा, कितना कम समय में कितना अधिक आयन देता है। वे विद्युत अपघटय जो हमको कम समय में जितना अधिक से अधिक आयन देते हैं उसे कहते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। और वे विद्युत अपघटय मतलब वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर वो बहुत अधिक टाइम में बहुत कम आयन देते हैं ना, उनको कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे उसके बाद अगला नंबर हमको देखना है, नंबर दूसरा है विलायक की प्रकृति। नंबर दूसरा विलायक की प्रकृति। देखेंगे विलायक की प्रकृति क्या होती है। इसमें देखिए
जितने भी ध्रुवीय विलायक होते हैं ना, वो सभी प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। तो अभी हमको ये नहीं पता कि यार ध्रुवीय विलायक का क्या मतलब है। तो देखिए ध्रुवीय विलायक किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास, मान लो कि जल है H2O, सॉरी मैं आपको पहले एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर HCl को अगर हम देखेंगे तो H, उसके बाद यहाँ पर है Cl, इसके बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है। तो देखोगे तो क्लोरीन के देखिए बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7। बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, और जब ये दोनों की एक एक इलेक्ट्रॉनों की जब ये साझेदारी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है ना, मैं इसके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पॉइंट से प्रदर्शित करता हूँ और क्लोरीन को जो है क्रॉस से। तो यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे साझेदारी वाले, वो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बिल्कुल बीच में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरीन के देखिए ऊपर देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के जो जोड़े होंगे ना, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। और इस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो क्षमता होती है ना, इसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। इसका मतलब जान लो कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है। और जब क्या करेगा, जब क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जब अपनी तरफ खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बीच में नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब कि क्लोरीन पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। तो यहाँ पर देखिए एक ध्रुव इसमें पैदा हो गया और एक ध्रुव इसमें पैदा हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का ध्रुवीय है। तो इसी प्रकार जल भी होता है। जल, तो जल में जैसे जल का सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र होता है H2O। जैसे हम जल को जैसे हम तोड़ते हैं तो जल कैसे टूटता है, H, और ये कैसे टूट जाता है, OH। तो देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े होते हैं ना, वो हल्का सा कहाँ, OH की तरफ सरके हुए रहते हैं। तो बीच में न रह करके जब ये OH की तरफ जब सरके रहते हैं तो इसका मतलब है कि OH की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसका मतलब इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश। तो इस प्रकार का अगर जहां पर भी इस तरह की संरचना डेवलप होती है उसको कहते हैं ध्रुवीय। तो यहाँ पर देखोगे तो जल एक प्रकार का ध्रुवीय विलायक है। तो जितने भी ध्रुवीय विलायक होते हैं वो सब वो पदार्थ वो उतना ही अच्छा विद्युत अपघटय माने जाते हैं। जैसे कि अब हम देखें, लिखेंगे इसको, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक, जैसे जैसे कि हमको क्या लिखना है यहाँ पर, जैसे कि हमको लिखना है जल, ठीक है ना। जल में ध्रुवीय विलायक, जैसे कि जल में घोलने पर, घोलने पर, अच्छा क्या घोलने पर, जैसे कोई विद्युत अपघटय है, जैसे कि नमक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इस तरह से घोलने पर किसी विद्युत अपघटय की, किसी किसी विद्युत अपघटय की, विद्युत अपघटय की आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा व वेग अधिक होता है, अधिक होता है, अर्थात अर्थात जल एक अच्छा विलायक है, अच्छा विद्युत अपघटय है, कह सकते हो, विद्युत अपघटय है। तो यहां से आपको बात समझ में आई होगी कि ध्रुवीय विलायक का क्या मतलब है। ध्रुवीय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दो पदार्थ हैं और दोनों पदार्थ में एक पदार्थ की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो और दूसरे पदार्थ की विद्युत ऋणात्मकता कम हो। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे समझते होंगे कि विद्युत ऋणात्मकता का क्या मतलब है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वो तत्व उतना अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को क्या करेगा, उतना अधिक तेजी से खींचेगा, और जितना अधिक तेजी से खींचता है ना, तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन
निकलते हैं उस पर आता है धनावेश, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर आता है ऋणावेश। तो इस प्रकार से देखोगे तो जल एक प्रकार का अच्छा ध्रुवीय विलायक है। समझ में आई बात। जैसे कि अगला नंबर तीसरा पर हमको पढ़ना है विलायक की प्रकृति पर। विलायक की प्रकृति पर देखिए इसका क्या मतलब है। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति का मतलब देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि विलायक की प्रकृति क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि यहां पर देखिए हमारे पास एक गिलास है, एक गिलास ये है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक गिलास ये है। मान लीजिए हमारे पास दो गिलास हैं, और इस गिलास में मान लेते हैं कि यहां तक भरा हुआ है जल, वाटर, पानी, H2O मान लो यहां तक भरा हुआ है। और मान लेते हैं कि इस गिलास में मान लीजिए यहां तक भरे हुए है शहद। मान लो कि क्या भरा है, शहद। तो अच्छा, अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, अगर आप इसमें अगर नमक घोलोगे, नमक, तो बताओ अच्छा नमक तेजी से किस में घुल जाएगा? नमक आयनों में सबसे ज्यादा किस में टूटेगा, जल में कि शहद में? तो आपका जवाब यही होगा कि जल में। क्योंकि यहां पर देखोगे तो जल देखा जाए तो शहद की अपेक्षा एक प्रकार का सांद्र है, और यहां पर देखोगे तो वेरी सॉरी, यहां पर देखोगे तो जल शहद की अपेक्षा एक क्या है, तनु है, और शहद क्या है, सांद्र है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो पदार्थ सांद्र होते हैं वो उतना अच्छा, जान लो कि वो उतना अच्छा विलायक नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर आप शहद में अगर आप नमक डालोगे तो कहाँ इतना जल्दी घुल जाएगा नमक, बहुत धीरे 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 घुलेगा। और अगर जल में डालोगे तो तुरंत घुल जाएगा। इसका मतलब कि जितने भी सांद्र विलायक होते हैं ना, वो अच्छा विद्युत अपघटय बिल्कुल नहीं होते, वो सभी होते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। और जो तनु विलायक होते हैं ना, वो वो होते हैं प्रबल विद्युत अपघटय। प्रबल का मतलब समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम लोग देखें, लिखेंगे कि जो विलायक तनु होते हैं वे प्रबल विद्युत अपघटय माने जाते हैं, और जो विलायक सांद्र होते हैं, सांद्र का मतलब गाढ़ा, सांद्र होते हैं वे दुर्बल विद्युत अपघटय माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघटय क्या है और दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है। तो इस तरह से मैं आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक के मैंने आपको 3 फैक्टर बताए हैं। 3 फैक्टर में से आप तीनों फैक्टर को आप कंसेप्ट सहित अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लैंग्वेज यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आप कंसेप्ट अगर आप समझ सकते हैं ना, तो ये लैंग्वेज अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। और हाँ, साथ साथ अपनी नोट्स भी बनाते जाइए, और चैनल को आप लोग फॉलो करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर केमिस्ट्री की एकदम बेसिक से यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आप लोग मुझे फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। मैं हाई स्कूल की केमिस्ट्री और कुछ दिन के बाद मैं इंटर की भी केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, और पूरा चैप्टर वाइज आपको केमिस्ट्री मिलेगी। और यहाँ तक पूरे केमिस्ट्री के खत्म होने तक, यहाँ जैसे ही खत्म हो जाएगी, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को मैं कराना शुरू कर दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस समय जिनका बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, वो सभी स्टूडेंट्सों को मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि वो लोग अनसॉल्व पेपर का इस्तेमाल करें। अब इस समय उनके पास ज़्यादा पढ़ाई करने का टाइम नहीं रह गया, उनके पास प्रैक्टिस का टाइम आ गया। जब आप लोग अनसॉल्व पेपर जब करोगे तो अनसॉल्व पेपर में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों को तभी आपको जो है निजात मिल सकता है जब आपका नॉलेज अच्छा होगा। एक बार आप पूरा प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर लास्ट तक करिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चन पर आप क्या करिए, टिक लगाते जाइए,
उसके बाद जब सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं तो उसके बाद आप किताब से या फिर अपनी नोट्स से उन क्वेश्चन को देखिए कि आखिर इन क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या आंसर है। तो इस तरह से आप अपनी तरह पढ़ाई को मेंटेन कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग बोर्ड की एग्ज़ाम में आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज यहीं तक आपका जो है रहेगा। उसके बाद मैं इसके आगे मैं पार्ट 3 आपको बहुत जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।